हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल शालू बाय आर्ट स्टडी। तो जैसे कि साथियों, आज से मैं अपनी जो है ये डिटेल क्लास स्टार्टिंग से कराने वाली हूँ, जिसमें हम प्रागैतिहासिक जो भारतीय प्रागैतिहासिक काल है उसके बारे में हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि कहाँ से जो कला की शुरुआत हुई थी, कैसे कला का जो विकास हुआ था। तो चलिए आप सभी इस क्लास को देखें और हम जो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल से देखें। चलो हम देखते हैं अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में पूरी जानकारी। अब देखते हैं जो भारतीय प्रागैतिहासिक काल जो था, इसे प्रस्तर युग भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रस्तर युग भी कहा जाएगा। अब इसमें आगे देखते हैं इस काल को आदिकाल या आदिम काल के भी नाम से जाना जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक काल जो है इसे आदिकाल या आदिम काल भी कहा जाता है। अब आगे हम देखेंगे जो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला है उसका जो समय रहा था 30,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व रहा था। कितना समय रहा था? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का समय 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व रहा था। अब आगे देखेंगे। अब आगे देखते हैं भारत में शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम जो हुई थी 1867 और 1868 में हुई थी। कब हुई थी? 1867 1868 में हुई थी। और की किसने थी? पुराविद आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने स्पेन में हुई अल्तामीरा की गुफा से 12 वर्ष पहले की थी। मतलब पूछा जाता है कि जो भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज, सबसे पहले खोज जो हुई थी 1867 1868 में, पुराविद आर्चिबाल्ड जो कार्लाइल थे, उन्होंने स्पेन में जो हुई अल्तामीरा की गुफा से 12 वर्ष पहले की थी। लेकिन क्या हुआ उस समय? क्या कोई भी विशेष कार्य उसमें नहीं हो पाया। अब आगे देखते हैं जो प्रागैतिहासिक शब्द है। प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे डेनियल विल्सन। उन्होंने अपनी पुस्तक में, उनकी एक पुस्तक थी द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड में। तो प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1851 में किया था। कब किया था? 1851 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल विल्सन ने। किसमें किया था? द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड में किया था। अब आगे देखते हैं जो प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास है। अब क्या जानेंगे हम? प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास। इसमें क्या दिया हुआ है? जो प्रागैतिहासिक चित्रकला थी मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित थी। इसके कितने चरण थे? 3 चरण थे। अब एक क्वेश्चन होता है, पहले मैं ये आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन बनता है कि पूरे विश्व में, वर्ल्ड में जो प्रागैतिहासिक कला थी उसका जो प्रथम प्रमाण था 1879 में स्पेन की गुफा अल्तामीरा से प्राप्त हुआ था। अगर वर्ल्ड में पूछ ले कि विश्व में प्रागैतिहासिक कला का प्रथम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो 1879 में स्पेन की गुफा अल्तामीरा से प्राप्त होता है। लेकिन अगर भारत में पूछे, देखिए साथियों, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया। ये प्रमाण ऐसे नहीं लिखा जाता, प्रमाण ऐसे लिखा जाता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में प्रथम प्रमाण
जो चित्रों का प्रथम प्रमाण है कहाँ से प्राप्त हुआ था? भारत में 1880 में मिर्जापुर से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मिर्जापुर से प्राप्त हुआ था। अब जो प्रागैतिहासिक काल का मानव था, प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था पूर्णतः क्या था? वो प्रकृति पर निर्भर था। किस पर निर्भर था? प्रकृति पर निर्भर था। और क्या करता था? वह वनों में रहता था, और जो वनों में फल होते थे या कंदमूल उन और आखेट पर ही निर्भर रहता था, जिससे वह अपने भूख शांत करता था। और जो अपनी रक्षा के लिए, मतलब जो उसकी रक्षा, अपनी रक्षा खुद को उसे करनी थी, उसके लिए औजारों का भी प्रयोग वो करता था। औजारों का भी निर्माण करता था। अब आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्र जिनके विषय मुख्य रूप से क्या था? जानवर था। क्या था उनका मुख्य विषय? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का मुख्य विषय जानवर था, जिसमें जानवर किस किस जानवर का उसने शिकार किया था? बारहसिंघा का, महेश, हाथी, घोड़ा, सुअर, गैंडा, भालू, हिरण, चीता आदि का उसने क्या किया था? प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र थे उनका मुख्य विषय जानवर था, जिसमें उसने बारहसिंघा, महेश, हाथी, घोड़ा, सुअर, गैंडा, भालू, हिरण, चीता आदि का उसने शिकार किया था। और जो उसने शैली अपनाई थी, कौन सी शैली थी? तो आदिम शैली में वह चित्रकारी करते थे। आदिम शैली में वे चित्रकारी करते थे। अब आगे देखते हैं रंगों का प्रयोग। जो प्रागैतिहासिक काल में जो रंग मुख्य रूप से प्रयोग किए गए थे वो थे खनिज रंग। खनिज रंग कौन से? जैसे गेरू रंग। गेरू रंग में क्या करते थे? जो जानवरों की चर्बी होती थी उसे मिलाकर रंगों का प्रयोग करते थे। जानवरों की चर्बी में गेरू रंग को मिलाकर उसका प्रयोग करते थे। और जो इनका धरातल था, अगर पूछ लिया जाता है कि प्रागैतिहासिक काल के मानव का जो चित्रों का धरातल था वह किस पर चित्रकारी करते थे, तो उसका धरातल था गुफाएं एवं खुरदरी चट्टानें। गुफाएं एवं खुरदरी चट्टानें। अब आगे देखते हैं जो आदिम काल के चित्रकार थे। आदिम काल के चित्रकारों को क्या कहा जाता था? तो आदिम काल के चित्रकारों को ओझा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ओझा। आदिम काल के चित्रकारों को ओझा कहा जाता था। अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। पूरे जो प्रागैतिहासिक काल है, अब इसका जो विभाजन देखेंगे हम, कैसे कैसे क्या हुआ था। तो प्रागैतिहासिक काल को जो सीजे थॉमसन थे, कौन थे? सीजे थॉमसन। सीजे थॉमसन ने 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। और सीजे थॉमसन कौन थे? तो ये डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष थे। सीजे थॉमसन डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष थे। अब देखते हैं कौन कौन से वे 3 भाग थे जिन्होंने जो सीजे थॉमसन ने बांटा था। एक था पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। अब जो कला की दृष्टि से देखें तो जो नवपाषाण काल था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। पहले हम इनका जो समय देख लेते हैं। पुरापाषाण काल का जो समय था 3000 ईसा पूर्व से लेकर 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व था। कितना था? 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व। अब मध्यपाषाण काल मेसोलिथिक एज, जिसका समय 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। अब आगे देखते हैं नवपाषाण काल।
नवपाषाण काल, नवपाषाण काल कहें या उत्तर पाषाण काल कहें? क्या नवपाषाण काल कहें या उत्तर पाषाण काल कहें? इसका समय 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व था। अब आगे हम देखते हैं, पहले हम पुरापाषाण काल के बारे में जानेंगे। जो पुरापाषाण काल था, पुरापाषाण काल का मानव पूर्णतः क्या करता था? शिकार पर ही निर्भर था। और पुरापाषाण काल का मानव पत्थर, हड्डी और लकड़ी के जो मोटे भद्दे और बेडोल, अनगढ़ और परिष्कृत हथियार बनाता था और उनका ही प्रयोग अपने आखेट के लिए करता था। अब आगे देखते हैं, जब भारत की पुरापाषाण युगीन सभ्यता का विकास, भारत की पुरापाषाण जो युगीन सभ्यता थी उसका जो विकास हुआ था प्लाइस्टोसीन हिमयुग में हुआ था। किस युग में हुआ था? प्लाइस्टोसीन हिमयुग में हुआ था। अब पूर्व पाषाण काल का मानव दक्षिण भारत में कहाँ पर निवास करता था? कहाँ तक सीमित रहा? तो पूर्व पाषाण काल का मानव दक्षिण भारत में चेन्नई के पास अंगोला, चिंगलेपुर तथा जो कुडापा क्षेत्र था वहां तक ही वह सीमित रहा। अब आगे देखते हैं साथियों, देखिए ये आपकी डिटेल क्लास है जिसमें आपका कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो वो छूटेगा नहीं। तो हम डिटेल क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं, आप ज़रूर देखिए और आपको अगर ये क्लास अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब आगे देखते हैं, इस समय का मानव जो था क्या किस नाम से जाना जाता था? तो यह है क्वार्टिजाइट, एक क्वार्टिजाइट पत्थर होता था। तो क्वार्टिजाइट मनुष्य के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पूछ लिया जाता है कि प्रागैतिहासिक काल का मानव या पुरापाषाण काल का मानव किस नाम से जाना जाता था? तो क्वार्टिजाइट मनुष्य के नाम से जाना जाता था। क्वार्टिजाइट क्या था? तो क्वार्टिजाइट एक पत्थर था। क्या है? एक पत्थर है। अब आगे देखते हैं, सर्वप्रथम पाषाणकालीन जो सभ्यता थी, तो इस पाषाणकालीन सभ्यता कहें या संस्कृति कहें, जो उसका अन्वेषण किया था, खोज की थी, किसके द्वारा की गई थी? तो सबसे पहले पाषाणकालीन सभ्यता की जो खोज की गई थी ब्रूसफुट महोदय थे। कौन थे? ब्रूसफुट, जिन्होंने सन 1863 में ब्रूसफुट महोदय ने अन्वेषण किया। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पाषाण काल का जनक कहा जाता है। अब क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पुरापाषाण काल का जनक कौन है? तो ब्रूसफुट महोदय ने पुरापाषाण काल के सभ्यता का जो अन्वेषण किया था, कब किया था? 1863 में। कब किया था? 1863 में। अब आगे जो क्वेश्चन, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 1863 में भारत में सर्वप्रथम प्रस्तर युग के औजारों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सर्वप्रथम औजारों की खोज ही भी ब्रूसफुट महोदय के द्वारा की गई थी। और ये जो औजार थे कहाँ से खोजे गए थे? तो औजार मद्रास के समीप एक पल्लावरम नामक स्थान है जहाँ से औजारों की खोज की गई थी। आगे देखेंगे, पुरापाषाण काल की जो प्रमुख उपलब्धि क्या थी? अब सबसे पहले जो इसकी उपलब्धि थी, एक ही यहाँ से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जो पुरापाषाण काल के जो मानव था उसकी प्रमुख उपलब्धि क्या थी? तो उसने, ये टाइपिंग थोड़ी एरर हो गई है, यहाँ पर होता है आग की खोज।
पुरापाषाण काल के मानव की प्रमुख उपलब्धि तो यही थी कि आग की खोज। अब क्वेश्चन बनता है कि आग की खोज किस काल में हुई? आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई। अब नए चकमक उद्योग की भी स्थापना हो चुकी थी इसमें, और जो आधुनिक प्रारूप का मानव था होमो सैपियंस, उसका भी उदय भी पुरापाषाण काल में हो चुका था। अब देखते हैं आगे, जो भारत में सबसे पुराना हस्त कुठार था। भारत में सबसे पुराना हस्त कुठार सोहन नदी घाटी से प्राप्त होता है। सोहन नदी घाटी। और सोहन नदी घाटी थी एक, इसमें मानव क्या करता था? निवास करता था। जो पुरापाषाण काल का मानव था सोहन नदी घाटी में निवास करता था, और इसीलिए इस काल को सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। सोहन संस्कृति के नाम से भी इसलिए इसे जाना जाता है। और जो सबसे पुराना जो हस्तकुठार प्राप्त हुआ है वो सोहन नदी घाटी से ही प्राप्त हुआ है। अब एक क्वेश्चन और था कि जो पशु के हड्डी से बनी मूर्ति जो लोहदा नाला बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त हुई है। अब आगे देखते हैं, हाथी का सबसे पुराना जो जीवाश्म है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश के हथनोरा से मिला है। मध्य प्रदेश के हथनोरा से मिला है। ये तो थी पुरापाषाण काल के बारे में जानकारी। अब हम आगे देखते हैं, जो मध्यपाषाण काल है जिसे हम मेसोलिथिक कहें, मध्यपाषाण काल को मेसोलिथिक कहें, या संक्रमण काल कहें, या संधि काल कहें, या फलक संस्कृति कहें। तो इसमें से मध्यपाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फलक संस्कृति, संक्रमण काल, संधि काल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसका समय अगर अंग्रेजी में पूछ लिया जाए तो मेसोलिथिक एज। अब इसका समय कितना था? तो 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का काल ये रहा है। अब आगे देखते हैं, मध्यपाषाण काल को, मध्यपाषाण युग के जो औजार थे, जो मध्यपाषाण काल का मानव था उसने क्या किया था? वो मध्यपाषाण काल आते आते सूक्ष्म बहुत ही छोटे औजार उसने बनाना स्टार्ट कर दिया था। बहुत ही छोटे औजारों का वह प्रयोग करने लगा था। अब जो तीर कमान आप सभी ने देखी होगी, जो तीर कमान है उसका भी आविष्कार मध्यपाषाण काल में ही हुआ था। किस काल में हुआ था? मध्यपाषाण काल में ही हुआ था। मध्यपाषाण काल की जो विशेष उपलब्धि थी, मध्यपाषाण काल की विशेष उपलब्धि क्या थी? तो मध्यपाषाण काल की विशेष उपलब्धि थी पशुपालन। जब मध्यपाषाण काल का मानव था यह आखेटक था और पशुपालक था। इसने पशुपालन की शुरुआत कर दी थी मध्यपाषाण काल में। अब जो मध्य प्रदेश है उसके आजमगढ़ स्थान से, आजमगढ़ और राजस्थान के बागौर से, मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान का एक बागौर से क्या हुआ है? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब वैसे तो साथियों देखो, यहाँ से क्वेश्चन ये कला की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, लेकिन हम देख लेते हैं कभी कभी क्वेश्चन बन जाए तो हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो पूछ लिया जाता है कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से। अब आगे हम देखते हैं नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल को उत्तर पाषाण काल कहें या नवपाषाण काल कहें, बात एक ही हो जाती है।
अब इसका समय देख लेते हैं। पहले जो नवपाषाण काल का समय था 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व हो जाता है। नवपाषाण काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, नवपाषाण काल आते आते जो था वह बहुत ही समझदार मानव हो चुका था। उसने कृषि का आविष्कार कर लिया था और पूरी तरह से वह खाद्य उत्पादक हो चुका था। अब आगे मिट्टी के बर्तन हाथ से भी बनाने लगा था और चाक पर भी बनाना उसने प्रारंभ कर दिया था। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है और प्रीवियस ईयर में आए भी हुए हैं। कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि मिट्टी के बर्तन या बर्तन बनाने का आविष्कार किस काल में स्टार्ट हुआ। तो बर्तन बनाने का आविष्कार जो हुआ नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण युग के जो मानव थे सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। क्या थे? सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। और इस समय के आदि मानव ने, जो इस समय का आदि मानव था, उसने अपना विकास जो व्यापक पैमाने में कर लिया था। और नवपाषाण काल के मानव ने क्या किया था? एक आदिम सभ्यता भी निर्मित कर ली थी। नवपाषाण काल का मानव पूरे भारत में फैल गया और जो उसका प्रधान केंद्र बना था वह था बेल्लारी। मानव जो था, नवपाषाण काल का मानव पूरे भारत में फैल गया था और उसका प्रधान केंद्र कौन सा बना था? बेल्लारी उसका प्रधान केंद्र बना था। अब आगे देखेंगे नवपाषाण काल में उसने क्या क्या किया था? कृषि, बुनाई, कुम्भकारी, भवन निर्माण कला, पशुपालन भी और लेखन, पॉलिश लगाने की कला भी और लिपि की जानकारी भी उसे हो गई थी। अब आगे देखेंगे सबसे पहले बर्तन बनाने और कुम्भकारी की कला का प्रयोग भी नवपाषाण काल में ही हुआ था। सबसे पहले कुम्भकारी की कला और बर्तन बनाने की कला का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ था। पॉलिश लगाने की कला का भी आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ था। पॉलिश लगाने की कला का भी आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अब आगे देखते हैं औजारों को चिकना और चमकदार बनाकर उसने क्या किया था? अब अपनी अद्भुत कुशलता का परिचय दिया था और पॉलिशदार पत्थर के हथियार औजार इस्तेमाल करता था और खास तौर पर पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। खास तौर पर जो नवपाषाण काल का मानव था खास तौर पर पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। अब आगे देखेंगे नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। जो पहिया आजकल अब आपने देखा होगा जो वाहनों में पहिए होते हैं, तो वो उसका भी आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में ही हुआ था। और पॉलिश किए हुए हथियारों का भी आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। एक क्वेश्चन और होता है, जो नवपाषाण काल का मानव था और सर्वप्रथम पालतू पशु किसे बनाया था? पालतू जानवर कौन सा था? तो सबसे पहले पालतू जानवर था कुत्ता। पालतू जानवर कुत्ता को उसने बनाया था। अब आगे हम देखते हैं। देखिए साथियों, आज की ये वीडियो जो है यहीं तक मैं एंड कर रही हूँ, क्योंकि जो इसके केंद्र हैं, अब आगे जो हमारी कला स्टार्ट होगी जहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जो मैंने अनुभव किया है यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके लगते हैं। तो इसके जो बहुत सारे केंद्र हैं जिसमें बेल्लारी हुआ और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं, तो उसकी जो वीडियो मैं आगे लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको डिटेल में जहाँ से चित्र प्राप्त हुए हैं, किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, कब प्राप्त हुए हैं, सभी मैं अगली वीडियो में आपको लेकर आऊँगी। तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर मैं आपको इसी वीडियो में बताती तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अगर
पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास समय से पहुंच जाए। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। धन्यवाद साथियों।